हेलो, कैसे हो आप। ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप खुश हो और आपका हर एक ख्वाब पूरा हो। आज हम इस लेक्चर में कंप्यूटर पर बात करेंगे जो JKSSB ने सुपरवाइजर 2024 के लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। उसमें आज इस लेक्चर में हम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद हर एक सेक्शन पर 100 MCQs होंगे। उसके लिए सेपरेट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर लेंगे हम। तो जो पहला हाफ सिलेबस कंप्यूटर का जो JKSSB सेल ने सुपरवाइजर 2024 के लिए प्रिस्क्राइब किया है, उसमें आता है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, knowledge of MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, PDF, that stands for portable document format, internet and email, concept of computer virus and antivirus। आज हम लेंगे बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज कंपोनेंट्स। चलो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या चीज होता है। यहां पर जो डिफिनेशन दी गई है वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। देख कंप्यूटर क्या चीज है। कंप्यूटर एक डिवाइस है या हम कह सकते हैं एक मशीन है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और हम इस प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं जो हम कंप्यूटर देता है आफ्टर प्रोसेसिंग आवर डाटा। जो हम डाटा है उसको हम इनपुट या रॉ डाटा कहते हैं और जो कंप्यूटर हमें देता है उसको हम प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर दरअसल एक कैलकुलेटिंग मशीन है या वी कैन से इट इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकला है और कंप्यूटर की बुनियाद जो है वो मैथमेटिक्स है। अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लेंगे जो हमें ये पता देता है कि अबाकस को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। अबाकस को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो 20वीं सदी से जो कंप्यूटर्स आए हैं उनको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं और अबाकस को हम दुनिया का पहला कंप्यूटर मानते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हुई आज तक उसको हमने 5 जनरेशनों में डिवाइड कर किया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन पर नजर डालेंगे जो कि 1940 से लेकर 1950 तक चली। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए और इनका साइज बहुत बड़ा था। किनका साइज बहुत बड़ा था? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। In first generation computers, vacuum tubes were used for processing data.
Father of computers, or we can say father of modern computers, हम चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, क्योंकि इसने एनालिटिक इंजन का कंसेप्ट दिया था और जिसकी बुनियाद पर मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया। तो चार्ल्स बेबेज जो है उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स मानते हैं। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1950s टू 1960s, उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ है। उसकी वजह से उनका साइज जो है वो बहुत कम हुआ और इनकी एफिशिएंसी में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। ट्रांजिस्टर किसने बनाए हुए और फादर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स? एक्चुअली ये तीन लोग थे, जॉन बर्दीन, वॉल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शोकले। उन्होंने मिलजुल कर बेल लेबोरेटरीज में काम किया। जो बेल लेबोरेटरी यूएसए में है, उन्होंने वहां पर ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट किए और ये ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए, जिनकी वजह से कंप्यूटर्स का जो साइज था वो रिड्यूस हुआ, कम हुआ और इनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1960s टू 1970s। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल हुए, जिनकी मदद से कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटिंग पावर था वो बढ़ गया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ फोर्थ जनरेशन में, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था द इंटेल 4004। रिमेंबर, इंटेल 4004 was the first microprocessor invented by Ted Hoof along with Federico Fagin and Stella Mason. And the microprocessors were used in the fourth generation of computers that started from 1970s to 1980s. Microprocessors became widespread, leading to personal computers. उनकी मदद की वजह से, उनकी यूज की मदद से, उनकी इन्वेंट की मदद से पर्सनल कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए। हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर्स की मदद से पीसीज का वजूद में आना मुमकिन हुआ। और हम फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग को स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक को मानते हैं, जो को-फाउंडर्स एप्पल के भी हैं। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे, जो कि 1980 से शुरू हुए, उन कंप्यूटर्स में तीन चीजों का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ और आज भी हो रहा है। फर्स्ट, एआई, दैट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, parallel processing and advanced other technologies. There are so many technologies like machine learning.
और हम एआई के जो फादर हैं किसको मानते हैं? एलन ट्यूरिंग, जिसने एआई की बुनियाद डाली। एक्चुअली उसने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना कर दिया एआई का, उसी की बुनियाद पर एआई टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क का जो ये एआई टेक्नोलॉजी बनी, किसकी फ्रेमवर्क पर? एलन ट्यूरिंग की फ्रेमवर्क पर, जिसको हम मानते हैं फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारी दुनिया में इस पर काम हो रहा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स में हम अहम पार्ट्स देखने को मिलते हैं उनमें पहले नंबर पर सीपीयू आता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के जो हिस्से हैं, एक को हम सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और दूसरी को हम एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर में जो काम होता है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना है। और एएलयू का काम है जो कंप्यूटर्स में अरिथमेटिक या लॉजिक या रीजनिंग या दूसरी किस्म के ऑपरेशनों को करना, उनको देखना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको प्रोसेस करना है। उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। उसका काम किसी भी काम, डाटा या इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करना। जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं उसको हम अगर सेव नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर शट डाउन होने पर खत्म होता है। और अगर हम उसको सेव करेंगे तो वो खत्म नहीं होता है, बल्कि फिर कंप्यूटर ओपन करने पर वो डाटा या हमारी जो फाइल्स वहीं पर होंगे। डाटा सेव करने पर रोम पर चली जाते हैं। रोम क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। Storage devices such as hard drives and SSDs store data persistently। जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें परमानेंटली स्टोरेज डाटा होता है, जिनको हम हार्ड ड्राइव्स या हार्ड डिस्क्स भी कहते हैं। एंड SSDs स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उन पर परमानेंटली डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद आता है मदरबोर्ड, जो हर एक कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। उस पर हर एक कंपोनेंट लगा रहता है, रैम, रोम और बहुत सारी सर्किट्स, और उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। ये किसका काम है? मदरबोर्ड का। मेन इनपुट डिवाइसेस हम यहां देखेंगे कीबोर्ड एंड माउस। इनका काम क्या होता है? अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इनकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं और कंप्यूटर से इंटरेक्शन इनकी ही मदद से होती है। Here the word mice is written, actually it is plural of mouse. Before this there is keyboard, so here we write is mice. अब हम मेन आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे।
तो इसमें मॉनिटर और प्रिंटर्स आते हैं जिनका काम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को हमारे सामने लाना। मॉनिटर्स या स्क्रीन्स पर हम वीडियोस या और कुछ इंफॉर्मेशन को देखते हैं, और प्रिंटर से हमें इंफॉर्मेशन हार्ड कॉपीज में मिलते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs, ये भी कंप्यूटर में होते हैं जिनका काम है कंप्यूटर में ग्राफिक्स या कलर्स वगैरह का काम करना। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट्स का भी होना बहुत जरूरी है, जो कंप्यूटर के हर एक यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल है कंप्यूटर्स में। अच्छा, कंप्यूटर को हीट से बचाने के लिए कुछ तो यूनिट्स होने चाहिए, कुछ तो सिस्टम होने चाहिए जी, उसको हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं। दरअसल कंप्यूटर में हीट को कंट्रोल करने के लिए और कंप्यूटर को हीट की वजह से डैमेज से बचने के लिए कूलिंग सिस्टम का होना जरूरी है और होता है। उसके लिए कंप्यूटर में फैन्स और हीट सिंक्स इंस्टॉल्ड होते हैं। ये थे कुछ मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के। अब हम कुछ मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, पहले नंबर पर जिसका वाइड यूज है पर्सनल कंप्यूटर्स है, जो हर एक इंसान या एक इंसान हु इज कंप्यूटर नॉविंग आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और ये कंप्यूटर्स किसी भी इंसान के इंडिविजुअल टास्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल टास्क्स मोस्टली। Personal computers are versatile and commonly used for individual tasks. After that, there are laptops, provide portability with integrated components for on-the-go use. लैपटॉप्स में हर एक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड होता है, उसी में होता है, मतलब हर एक कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होता है और हम ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले सकते हैं। इस फीचर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेने को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। लैपटॉप्स प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी विद इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स फॉर ऑन द गो यूज। Servers managed network resources handling data storage processing. देखो, हम जब किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो डाटा कहां से आता है? हाँ, वो डाटा किसी कंप्यूटर पर होता है जिसको हम सर्वर या नेटवर्क रिसोर्स कहते हैं। इसी तरह हम सर्वर्स और नेटवर्क रिसोर्स पर अपना डाटा अपलोड भी कर सकते हैं। ये सर्वर्स और नेटवर्क रिसोर्स क्या हैं? ये भी कंप्यूटर्स ही होते हैं। इनमें स्टोरेज बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत कैपेसिटी होते हैं जो उनमें स्टोरेज होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस जो उन पर होते हैं, बहुत उनका साइज बहुत ज्यादा होता है, टेराबाइट्स में होता है। अब आता है मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स, देखो, ये कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल होते हैं
और इनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा डाटा कम वक्त में प्रोसेस कर सकते हैं। किनकी मदद से? mainframes की मदद से। mainframes और पावरफुल कंप्यूटर्स यूज इट फॉर लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग। डाटा पढ़ोगे या डेटा पढ़ोगे, बोथ आर करेक्ट। सुपर कंप्यूटर्स, देखो ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा वी कैन से हार्ड कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस को, हार्ड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को बहुत कम वक्त में और वेरी गुड एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया के जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें ये कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे व्हाइट हाउस है और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और दुनिया के बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स पर ये इंस्टॉल किए गए हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस। बिफोर we discuss these things, now we discuss a little more. CPUs execute software applications processing instructions and calculations. CPUs का काम जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर पर होती है उसको रन करना, उसको मैनेज करना और जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करना, उनको प्रोसेस करना, उनको देखना, उनके काम को देखना और प्रोसेस्ड डाटा को सामने लाना। प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सीपीयू का काम क्या है? किसी भी एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड करना, मैनेज करना, रन करना, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। कहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं या किसी एक्सटर्नल या एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उनको प्रोसेस करना, उनको देखना, उनके काम को देखना और प्रोसेस्ड डाटा को सामने लाना किसका काम है? सीपीयू का काम है। And CPU stands for Central Processing Unit. RAM Random Access Memory का काम है किसी भी एप्लीकेशन को डाटा एक्सेस करवाना, डाटा देना जो एप्लीकेशन इन रनिंग मोड में होगी। अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इन रनिंग मोड में होगी उसको डाटा कौन देता है? रैम से लेता है वो। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस ये डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी या एसएसडीज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो बाद में ओएस और बाकी एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Storage device store and retrieve data for applications and operating system. स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो डाटा स्टोर और डाटा लेते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं किनके लिए? एप्लीकेशन के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक सोल इन द ह्यूमन बॉडी। नेटवर्किंग operating system is just like soul in the computer system, just like blood is in the human body. Let us see now network components. The very first network component here is network interface cards. Enable computers to connect to networks. NICs जो है ये devices या component
ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने में मदद देते हैं। ठीक है, कौन? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो नेटवर्किंग का होता है वो रूटर्स होते हैं। रूटर्स का काम है जो डाटा ट्रैफिक या हम कहते हैं नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको संभालना। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब क्या है? हाँ, डाटा किस वक्त और कहाँ और कब भेजना और इसको कंट्रोल करना, ये किसका काम है? रूटर्स का काम है। Routers manage data traffic between devices within a network and internet. Very important. After that, very important point from the point of examination. Modems facilitate internet connectivity by modulating and demodulating signals. क्या होता है modems? ये असल में दो कंपोनेंट से बना है। मॉडेम्स दो कंपोनेंट से बना है और वी कैन से दीज आर टू कंपोनेंट्स, टू डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स। ये दो कंपोनेंट क्या होते हैं? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम है डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग करके उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर केबल के जरिए भेजना। अब जब ये एनालॉग सिग्नल दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है तो उसको दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि फिर ही ये कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सकती है। एनालॉग सिग्नल तो डिस्प्ले नहीं हो सकते कंप्यूटर सिग्नल पर। कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेस ओनली डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल डाटा। ये काम कौन करता है वहां पर? कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल डिमॉड्यूलेटर। इन दोनों मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर को हम मॉडेम्स कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर के इर्द गिर्द में जो डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है या स्कैनर है, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। उनमें यूएसबी और जो हमारे जो पेन ड्राइव्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो सकते हैं, सब आते हैं। जब कंप्यूटर के ये डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होते हैं हम उसको उस वक्त कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, याद रखना, उस वक्त हम उसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। प्रिंटर्स का काम है, प्रिंटर्स प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। प्रिंटर्स का काम है हमें कुछ हार्ड कॉपीज में देना इन फिजिकल वर्जन। हमें प्रिंटर्स के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन यू नो दैट किसी कागज पर मिलती है। ठीक है ना? हम जब किसी चीज का प्रिंट निकालते हैं वो किस पर मिलता है? हमें किसी कागज पर। वो किसी का फोटो हो या कोई इंफॉर्मेशन। स्कैनर किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है या डिस्प्ले करता है। जब हम किसी चीज का स्कैन करते हैं तो वो क्या किस तरह होता है? किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं तो फिर वो स्कैन डॉक्यूमेंट जो होता है वो कहां पर हमें नजर आता है? कंप्यूटर में। वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। Scanners convert physical documents or images into digital format. External hard drives, USB flash drives provide additional storage options. जब हमें एडिशनल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या यूएसबीज या पेन ड्राइव्स। यू नो दैट वेरी वेल। हम पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं
HDD का इस्तेमाल करते हैं या USB का इस्तेमाल करते हैं, और जिनको हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी कहते हैं। हमें कभी भी स्टोरेज या मेमोरी की और ज़रूरत पड़ती है, या कभी हमें कंप्यूटर की मेमोरी फुल होती है या मोबाइल की, तो हमें एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्सटर्नल हार्ड डी या पेन ड्राइव्स में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, देखो कंप्यूटर में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हार्डवेयर काम करता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और ये सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के मदद से तैयार करते हैं, लिखते हैं, इनका कोड तैयार करता है। किसका कोड? सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तैयार करते हैं जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पहली जो एप्लीकेशन कंप्यूटर पर होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज़, मैक ओएस, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ और मैक ओएस मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या काम है इनका? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, काम पर लगाना। किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो एंटीवायरस है। What does antivirus? What do antivirus do? Antivirus software protects against malicious threats, ensuring system security. ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स को बचाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं जिनका पर्पस सिर्फ किसी के डाटा प्राइवेसी या किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाना या उसको चोरी करके खुद यूज करना है। इस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को हम वायरस कहते हैं। वायरस किसको कहते हैं? वायरस क्या होता है? ये कोई कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर ही होता है, प्रोग्राम ही होता है, लिखा जाता है, जिनका पर्पस क्या होता है? किसी के डाटा प्राइवेसी या किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को तबाह करना, नुकसान करना, डिस्ट्रॉय करना, उसको चोरी करना और खुद यूज करना। इसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को हम वायरसेस कहते हैं। रिमेंबर दैट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स या इन वायरसों से बचने के लिए, इनके अगेंस्ट के लिए हम एक और सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं या तैयार किया जाता है जिनको हम एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस कहते हैं। और ये एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को वायरस से बचाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की और एक बड़ी एप्लीकेशन है वेब डेवलपमेंट टूल्स, assist in creating and maintaining websites and applications। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम वेबसाइट्स तैयार या डेवलप करते हैं, जैसे JK SSB, JK सिविल सर्विस, JK बोस वगैरह जो भी वेबसाइट्स है इन्हीं वेब डेवलपमेंट टूल्स की मदद से बनते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, SQL, HTTP, जावास्क्रिप्ट, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, इनकी मदद से वेबसाइट्स तैयार किए जाते हैं। और इनके अलावा कुछ वेब डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं
जिनकी मदद से ये वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। उसके बाद और एक एप्लीकेशन है और एक कंप्यूटर वर्ल्ड की क्लाउड कंप्यूटिंग। उसको हम वर्चुअल कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंटरनेट पर कोई स्टोर करके उस पर अपना डाटा रख सकते हैं। कोई भी इंटरनेट पर कोई भी स्टोरेज यूज करके उस पर अपना डाटा या इंफॉर्मेशन या कुछ भी कर सकते हैं। जब हम देखो, जब आपके मोबाइल में स्टोरेज खत्म होती है तो आप क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से अपना डाटा किसी सर्वर पर इंटरनेट के जरिए स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है, हम अपने मोबाइल के जरिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं और काम ले सकते हैं। सो here is written, cloud services allow access to computing resources and storage over the internet. And second point is, virtualization enables running multiple operating systems on a single machine. It is work of cloud computing. It is beauty of cloud computing. आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है एक्सटेंडेड मेमोरी। व्हाट इज दैट एक्सटेंडेड मेमोरी? इट इज ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग। डाटा मैनेजमेंट, डेटाबेसेस जैसे MySQL और Oracle हमारे डाटा या इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डाटाबेस में स्टोर करते हैं। देखो, बहुत सारे डाटाबेस टूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम बड़े बड़े डाटाबेस जो हैं इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। दैट इज written here, databases like MySQL or Oracle. These are databases. Name of databases: manage and organize structured information. Processed data. Processed data is organized in databases. Whose work it is? MySQL and Oracle and so many other databases. Data analysis tools such as TableAU help derive insights from large data sets. What does it mean? मैंने जो बोला ना, बहुत सारे डाटाबेस टूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम बड़े बड़े डाटाबेसेस में अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक डाटाबेस टूल है TableAU। उसके बाद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मशीन लर्निंग algorithms power AI applications for pattern recognition। देखो, AI और मशीन लर्निंग दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है। कौन? AI और मशीन लर्निंग। जैसे हम एक स्टूडेंट को कुछ रिपीटली सिखाते हैं और वो उस पैटर्न से कुछ और निकालता है या कुछ और इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। कौन? वो स्टूडेंट। वो दरअसल अपनी इंफॉर्मेशन जो उस में स्टोर होता है, कैसे? when we repeatedly teach him something, उससे डिराइव करता है। इसी तरह मशीन भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये
एआई का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली एआई अलग टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग ने उसको और पावरफुल बना दिया। एआई है क्या? यह दरअसल कंप्यूटर वर्ल्ड की वो टेक्नोलॉजी है, याद रखना, जो बहुत सारे डेटा को इन्फ्लुएंस करके एक नई इंफॉर्मेशन तैयार करती है। रोबोट्स में एआई का यूज होता है, जैसे हम किसी शख्स का एआई पर नाम डालते हैं और उस पर ये क्वेश्चन डालते हैं 10 साल के, 20 साल के या 100 साल के बाद ये कैसे होगा। तो एआई क्या करता है? एआई जो उसमें डाटा स्टोर होता है उसको इन्फ्लुएंस करके, इन फीचर्स को देखकर उस शख्स की शक्ल या फोटो तैयार करता है और ये फोटो वो स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। इसी तरह एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आजकल रोबोट्स बहुत बनाए जाते हैं। इन रोबोट्स में एआई का इस्तेमाल 99.99 होता है। मशीन लर्निंग algorithms पावर एआई एप्लीकेशंस फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद एआई का दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग enables computers to understand and process human language। एनएलपी की मदद से हम इंसान की इन जबानों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में हमें कम इल्म है, जिनको हम अभी समझ नहीं पाते हैं। जैसे ट्राइबल, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं इनकी जिनकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आते है। वो कहाँ से आए हैं, इनकी लैंग्वेज कितनी पुरानी है, किन जबानों से मिलती जुलती है, या कोई पत्थर निकाला गया है किसी जगह, उस पर कुछ पैटर्न लिखा गया है, कोई किसी लैंग्वेज में लिखी गई वो पैटर्न है, हमें समझ नहीं आते हैं। उसको रीड करने में, उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको लर्न करने में, उसका इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करने में किसका काम है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एआई का वो कमाल है, एआई की ब्यूटी है। ऑटोमेशन, देखो, जहां पर हमें रिपीटेटिव टास्क्स जैसे मार्कशीट बनाना, रिजल्ट बनाना या कोई और काम जो सिर्फ रिपीट होता है, वहां ऑटोमेशन की जरूरत होती है। इससे हमारे बहुत कम वक्त में निकलते हैं। रोबोट्स में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा होता है। जहां रिपीटेटिव टास्क्स की जरूरत होती है वहां किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? ऑटोमेशन। स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन टूल्स ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। Robotics involves the integration of computers to control mechanical systems. The control mechanical systems of robots, which technology is used? Automation. Automation integrates the computers to control mechanical systems of robotics. रोबोट्स जो मूवमेंट करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से देते हैं? ऑटोमेशन की मदद से। कंप्यूटर वर्ल्ड की और बहुत बड़ी इजाद है एजुकेशनल एप्लीकेशंस। ये सॉफ्टवेयर एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एड्स इन लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स टू साइमुलेशन, ये आपको पता ही है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यह सॉफ्टवेयर हमें पढ़ने और पढ़ाने में
मदद करती है। यू नो बेटर दैट। और इसकी मदद से हम किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं और ट्यूटर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हम ई लर्निंग की बात करेंगे, इसकी मदद से ऑनलाइन एजुकेशन मुमकिन हुआ। और ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बाकी बाकी चीज़ भी ई लर्निंग से, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से मुमकिन हुए। एंटरटेनमेंट, gaming applications utilize computer graphics and processing power for immersive experiences। देखो, हम कंप्यूटर्स या मोबाइल्स पर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं, या हम भी खेलते हैं, कोई भी खेल सकता है। इन गेमिंग एप्लीकेशंस में कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब गेमिंग एप्लीकेशंस और एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस, ये किसकी एप्लीकेशंस हैं? ये कंप्यूटर वर्ल्ड के एप्लीकेशंस हैं। इनमें क्या इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स द क्रिएशन एंड एडिटिंग ऑफ ऑडियो एंड विजुअल कंटेंट। आपको पता है कि हमें वक्त वक्त पर आज फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज या किसी और कंटेंट की एडिट करनी पड़ती है। ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं हम, और करते हैं। जो हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस की शक्ल में नजर आता है। क्या चीज? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। These were some applications of computer world. There will be continued series of these lectures. Next, we will touch other topics of the computer syllabus prescribed by JKSSB. उसके बाद हम हर एक सेक्शन पर 100 MCQs डालेंगे, 100 MCQs के वीडियोस तैयार करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। बी इन टच, कीप वॉचिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, stay blessed, and don't forget to subscribe, like, comment and share. Goodbye.